अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। और आज हम जो मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं उसका उन्वान है अदलिया की सियासत पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो जमहूरियत के तसलसल के लिए, माशाल्लाह से बचने के लिए, और जो भी इश्यूज़ पार्लियामेंट के अंदर पैदा होते हैं उसमें फिर अल्टीमेटली वो इश्यूज़ सियासी फ़रीक़ैन के माबैन हल होने की बजाय अदलिया के कटहरे में जा पहुंचते हैं। और अदलिया हमने ये देखा है कि उनसे बड़ी सियासत करती नज़र आती है, बजाय इसके कि वो मेरिट पर चीज़ों के फ़ैसले कर रही हो, बजाय इसके कि वो जो एक तयशुदा असूलों के तहत चले, वो हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में उसका फ़ैसला करती नज़र आती है। और इस हवाले से मैं 3 मुकदमात का सामना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें पहला मुकदमा आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव की हुकूमत थी लेट 90s में। उसके बाद फिर मियां मंजूर अहमद भट्टू की हुकूमत थी, और फिर अब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत। और इन तीनों के अंदर गवर्नर ने जो वज़ीर आला था उसको कहा था कि वो एतमाद का वोट ले, और एतमाद का वोट लेने का जो टाइम फ्रेम था वो उसके हवाले से उन्होंने एक दिया। उसके बाद डी नोटिफाई कर दिया, मामला अदालतों में पहुँचे। आफ्ताब शेरपाव अहमद के केस में ये हुआ कि उस वक्त के गवर्नर ने उनसे कहा कि आपके ख़िलाफ़ करप्शन के बहुत सारे सबूत हैं और आप अकरबा परवरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा आप जो हैं अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जिसके अंदर उन्होंने उसे बतौर एक वो कॉज ऑफ एक्शन के तौर पर बयान किया कि इस बुनियाद पर मैं आपकी असम्बली को जो है वो डिज़ोल्व कर रहा हूँ और या आपको डी नोटिफाई कर रहा हूँ। वो मामला अदालतों में गया और अदालतों में उसके ऊपर टेकअप हुआ, डिस्कस हुआ, और अदालत ने वहाँ पर बिल्कुल कहा कि भाई जो गवर्नर का जो ये इख्तियार है उसके हवाले से उन्होंने अगर करप्शन का कहा है तो वो देखने वाली चीज़ है कि क्या थी या नहीं थी। और उसमें दिलचस्प बात ये थी कि गवर्नर ने पहले डी नोटिफाई कर दिया था और उसके बाद मुख्तलिफ़ महकमों को ये लेटर लिखा था कि जो इल्ज़ामात उनकी चार्जशीट में लगाए गए हैं उसके हवाले से इंक्वायरी, तफ्तीश, तहकीक होनी है, तो तमाम इदारे अब उस इंक्वायरी टीम के साथ तावन करें ताकि उस चार्जशीट के लिए सबूत जो हैं और जो एविडेंस है वो इकट्ठी की जा सके। ये मामला भी अदालत के अंदर टेकअप हुआ, लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि गवर्नर के पास एक इख्तियार मौजूद है और उसने उसके तहत आपकी असम्बली को तहलील किया है और आपके ख़िलाफ़ उसने चार्जेस लगाए हैं, ये बाद की बात है कि वो चार्जेस कितने ठोस हैं, उसके अंदर कितने ठोस शवाहद दिए गए हैं, लेकिन आपकी असम्बली जो है वो अब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। तो बजाय इसके कि वहाँ पर भी इसी किस्म का जुडिशल एक्टिविज़म दिखाया जाता है जिस तरह से बाद में मियां मंजूर अहमद भट्टू के मुकदमे में दिखाया गया कि जब उनकी हुकूमत को इस तरह से ख़त्म किया गया और मामला अदालत में गया तो अदालत ने उस वक्त कहा कि भाई गवर्नर साहब ने मुनासिब वक्त नहीं दिया है, यानी 24 घंटे का या 48 घंटे का तो कोई वक्त नहीं है, कम से कम 10 दिन का वक्त होना चाहिए था ताकि इस हवाले से वो अपने मेंबरान को इत्तला कर सकते, उन्हें असम्बली तक ला सकते और फिर एक वो वोट ले सकते कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला होता कि क्या वाकई वो जिस तरह गवर्नर समझते हैं कि उनकी नज़र में मंजूर अहमद भट्टू साहब असम्बली के मेंबरान का एतमाद खो बैठे हैं, तो उन्हें ये बात साबित करने के लिए कि गवर्नर साहब दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, गवर्नर को एक मुनासिब वक्त देना चाहिए था। हालांकि आइन के अंदर ऐसा कोई जो वक्त है वो दर्ज नहीं था, बस ये था कि गवर्नर जब चाहे वो इस किस्म का एक कह सकता है चीफ मिनिस्टर को कि आप जाकर एतमाद का वोट लें, और वो उसको कोई टाइम फ्रेम उसके अंदर फ़िक्स नहीं था, लेकिन अदालत ने उस हवाले से एक टाइम फ्रेम फ़िक्स कर दिया। यानी आफ्ताब अहमद शेरपाव के मामले में ऐसी कोई बात टेकअप ही नहीं हुई, बल्कि वो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे और उसके ऊपर जो बाज़ इल्ज़ामात और बाज़ डी नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट शेरपाव, आफ्ताब अहमद शेरपाव की हुकूमत को डी नोटिफाई करने के बाद जो तहकीक हो रही थी कि भाई क्या वाकई इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, जो अखबारात में ख़बरें शाये हुई हैं कि आपने इतनी ज़मीन फ़लाँ को दे दी, सरकारी ज़मीन पर फ़लाँ कब्ज़ा हो गया, फ़लाँ जगह पर फ़ंड्स की खुर्द बर्द हुई, तो उसके ऊपर जो बाद अज़ डी नोटिफिकेशन के जो तहकीक थी उसको भी मान लिया गया था। और मंजूर भट्टू के मामले में तो इस पर गौर ही नहीं किया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगे हैं, उस पर तो सीधा सीधा ये कहा गया कि जनाब आपने इन्हें मुनासिब वक्त क्यों नहीं दिया और मुनासिब वक्त ये होना चाहिए।
चुनाचे हमने देखा कि वो मुनासिब वक्त दिया गया और वो इसके बाद उनकी हुकूमत बहाल हुई। और अब तीसरी हुकूमत हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही की है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज से 2 दिन पहले तक ये कहते पाए जा रहे थे कि भाई हम क्यों कर एतमाद का वोट लें, क्योंकि हम तो गवर्नर्स के इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे पास एतमाद नहीं है असम्बली के मेंबरान का। और फिर जब 11 तारीख को ये केस लगता है और अदलिया कहती है कि आपने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया है, हालांकि पहले ऑर्डर में था कि अगर आप चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं, यानी उसे ओपन एंड छोड़ा गया था। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर जिस तरह से नून लीग ने एक फ़िज़ा क्रिएट कर दी थी और लगता था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई एक मेंबरान जो हैं वो उसमें नहीं आएंगे, और वो ये भी दावा कर रहे थे कि कई एक मेंबरान तो मुल्क से बाहर हैं, जिसमें वो 6-7 का नंबर दे रहे थे। और इस किस्म का एक सियासी फ़िज़ा क्रिएट की गई कि जिसके अंदर परवेज़ इलाही साहब को ये मजबूर किया गया कि गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन किया है कि आप एतमाद का वोट लेंगे, जब तक वो आप एतमाद का वोट नहीं लेते हैं आप डी नोटिफाइड हैं और आप स्टे के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने कहा कि अच्छा जनाब, हम आपको 24 घंटे और देते हैं, आप जाके एतमाद का वोट ले लें, क्योंकि सफिशेंट टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। अब जब वो लेकर आ गए एतमाद का वोट अगले रोज़, जैसा कि गुज़श्ता रात ऐसा हुआ कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया और कहा कि हमने 186 मेंबर्स दिखा दिए हैं, और इस हवाले से स्पीकर ने अपना एक लेटर भी जारी कर दिया, नोटिफाई कर दिया। अब मामला अदालत में आज सुबह ये टेकअप हुआ कि गवर्नर तो इन्हें डी नोटिफाई कर चुके हैं वजारत आला के ओहदे से, तो उसके बाद ये जो एतमाद का वोट लेने की बात है, ये क्या बात हुई। चुनाचे ये कहा गया कि आप गवर्नर साहब से इसके हवाले से राय लीजिए, और गवर्नर साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि मैंने उस जो एतमाद का वोट लिया गया है मैं उससे मुतमिन हो गया हूँ, और जो डी नोटिफाई किया गया था चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब को, मैं वो वापस लेता हूँ। अब उसके बाद वो बहाल हो गए हैं और मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है, और अदलिया ने कहा है कि हम तो पहले ही चाहते हैं कि मामला तो आप अदलिया पार्लियामेंट के अंदर ही टेकअप करें, वहीं पर उनको फ़ैसला करें, आपस में अदालतों को ये फ़ैसले ना करने पड़ें। लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं कि 200 केस से लेके और गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के बाद जस्टिस मुनीर केस से लेके आगे तक जब हम चलते आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं पर नज़रिया ज़रूरत और कहीं पर PCO के तहत हल्फ उठाने के मामलात, हमारी अदलिया जो है वो ठोस तरीके से अपने कदम ज़मीन पर नहीं रख सकी है, और कानून ने जो उसे एक इख्तियार दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी कंसिडरेशन हमारी अदलिया के मद्देनज़र रहती हैं, और वो कंसिडरेशन का ताल्लुक़ उस वक्त के मखसूस सियासी हालात के साथ होता है। और इसी तनाजुर में हमारी अदलिया फ़ैसले करती है, और बज़ाहिर जिस तरह से आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद पेश हुई तो कासिम सूरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत ये जो मामलात हैं कि रजीम चेंज का मामला है और इसके ऊपर साइफ़र आया हुआ है, तो मैं इसको ये जो इजलास को प्रोरोक करता हूँ और इजलास मुलतवी करता हूँ जो बुलाया गया है उसके लिए तहरीक अदम एतमाद के लिए, जिसके फॉलो अप में इमरान खान साहब ने सदर को एक एडवाइस भेजी कि कौमी असम्बली तोड़ दे, और उन्होंने तोड़ दी। और रात 12 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट खुली और उसने कहा कि भाई नहीं, ये चीज़ें तो आपने एक इजलास चल रहा है और वो इजलास चलते हुए आप कैसे उसे प्रोरोक कर सकते हैं और उसकी जगह पर उसकी असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज सकते हैं। चुनांचे ये हुआ कि फिर उसके बाद 12 बजे के बाद इजलास आगे कंटिन्यू हुआ। PTI जो है वो रिज़ाइन करके वहाँ से उठ के चली गई, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुतमक्किन हो गए। और PTI आज तक चीख चिल्ला रही है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुलीं। वो इस बात के ऊपर कि साइफ़र के हवाले से जो सबूत अदालत को मुहैया किए गए अदालत ने क्यों नहीं देखे, और ये कि इस ऐसा क्या बड़ा उन्होंने जुर्म कर दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुलने जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी। गोया कि एक ऐसा प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल हुआ था कि PTI जो है वो क्रिपल हो गई थी, मफलूज हो गई थी, और इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत थी उन्हें आनन फानन हुकूमत से बाहर होना पड़ा। और आज परवेज़ इलाही साहब रात के 1:20 के ऊपर जो उन्होंने वोट लिया, आनन फानन वो हुकूमत के अंदर आ गए हैं। और वो नून लीग जो जिसके बारे में ख्याल था कि पंजाब उसकी जो एक अनचैलेंज्ड सरजमीन है और वो जहाँ जो चाहे कर सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी है, इसके बावजूद
وہ اس طرح سے نظر آئی ہے کہ جس طرح سے کوئی مفلوج اور معذور شخص ہوتا ہے کہ وہ بھاگ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک ٹانگ کام ہی نہیں کرتی ہے، تو نون لیگ اس طرح سے یہاں گری نظر آتی ہے۔ اب عدلیہ کے حوالے سے یہ معاملات جو ہیں، آئین جو ہے اس حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن جو ڈسٹارشنز ہو رہی ہیں، جو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز جو ہیں وہ آ کے ڈسٹارشن کرتی ہیں، اور کبھی سیاسی جماعتیں ڈسٹارشن کرتی ہیں، اور معاملہ جب عدلیہ کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اسے قانون کی کھٹالی میں ڈال کر اسے پرکھ کر ایک بے لاگ فیصلہ دیں، وہ بہت سارے سیاسی کنسیڈریشنز کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئین کے اندر جو ڈسٹارشن ہوئی ہوتی ہے، جو اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ بگاڑ ختم ہونے کی بجائے مزید زیادہ پھیل جاتا ہے۔ پاکستان کا یہی المیہ ہے، اس کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آئین کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کو بڑھنے دینا ہے یا اسے مختصر کرتے ہوئے آئین کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنا ہے۔ یہ چیلنج ہے پوری قوم کا، ہماری عدلیہ کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سیاستدانوں کا، اور سیاستدانوں سے بڑھ کر عام عوام کا، کہ وہ عدلیہ کے ساتھ مل کر آئین کی کس حد تک حفاظت اور پاسداری کر سکتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب بحال ہو چکے ہیں، انہیں مبارک ہو۔ اب ظاہر عدلیہ کے یا عدالتوں کے اندر جو جنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیجتے ہیں۔ اگر بھیجتے ہیں تو پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، جس کے لیے نئی سیاسی کنسیڈریشن سامنے آ جائیں گی۔ وہ سب کیا ہوگا اس پر آئندہ ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔